सही होगा और आपका एग्ज़ाम पास करने का और टीचर बनने का जो आपका सपना है वो तभी साकार हो सकता है जब आप कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से पढ़े हों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको ये पीपीटी भी चाहिए या प्रश्न भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर बता दिया जाएगा, ऐसे नंबर आप लोग जान लीजिए 7717558654, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन ना उठे तो व्हाट्सअप हम ज़रूर देखेंगे, अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावे आप यदि चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी के ही नाम से है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वे सभी नगरीय बस्तियां जिनमें नगर पालिका समिति, नगर निगम, कैंटनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी क्षेत्र होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, अलग अलग ये जो सवाल है ये नगर की परिभाषा से सवाल है। ठीक है, नगरीय भूगोल से संबंधित है। ऐसे सेंसस से भी संबंधित आप बोल सकते हैं कि सेंसस जो भारतीय सेंसस है उसमें नगरों का वर्गीकरण किया गया है। एक जनगणना नगर होता है या जनसंख्या नगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावे संवैधानिक नगर भी होता है। तो वैसा क्षेत्र, वे सभी नगरीय बस्तियां जिसमें नगर पालिका या नगर समिति, नगर निगम, कैंटनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया क्षेत्र हो, क्या कहलाता है, तो संवैधानिक नगर कहलाता है। ठीक है, संवैधानिक नगर कहलाता है। ठीक है, नगर का जो वर्गीकरण भारत में किया गया है या विश्व के अलग अलग देशों में किया गया है, तो सबसे पहला जो आधार है वो जनसंख्या को माना गया है। ठीक है, इसके अलावे कुछ देश ऐसे भी हैं जनसंख्या के अलावे कुछ अन्य तत्वों को भी उसके अंतर्गत समाहित करते हैं। जैसे भारत की ही बात करते हैं तो भारत में किसी भी क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र को नगर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 5000 से अधिक जनसंख्या होना चाहिए। इसके अलावे जनसंख्या घनत्व की भी बात की गई कि 400 से अधिक होना चाहिए। इसके अलावे उस क्षेत्र में निवास करने वाले 75% जो पुरुष कार्यशील जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए। तो ये भारत के नगर की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। इसके अलावे ये भी बोला जाता है कि कोई वैसा क्षेत्र जिसमें कोई कैंटनमेंट बोर्ड हो, ठीक है, जिसको नगर में शामिल किया जाता है। जैसे रामगढ़ की ही बात करते हैं, 2007 में रामगढ़ जिला बना है, जबकि रामगढ़ जो है, कैंट का नाम सुने होंगे, रामगढ़ कैंट बहुत पहले से ही वो टाउन में सम्मिलित था। ठीक है, रामगढ़ में कुल मिला के शायद 23 नगर की बात की जाती है, जिसमें 22 जो है जनसंख्या के आधार पर, हर एक कैंटनमेंट, कैंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर संवैधानिक नगर होगा। बाकी जनसंख्या नगर, गैरीसन नगर, गैरीसन नगर यानी मिलिट्री के पर्पज से जो बनाया जाता है उसको गैरीसन नगर कहा जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक नगर, जो राजधानी है उसको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में जो राजधानी है उसको प्रशासनिक नगर कहा जाता है, क्योंकि वहीं से प्रशासन का कार्य होता है, पूरे क्षेत्र को नियंत्रण किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसका ये सभी नगरीय बस्तियां जिसमें नगर पालिका समिति, नगर निगम, कैंटनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी क्षेत्र आदि होते हैं, क्या कहलाता है, तो संवैधानिक नगर कहलाता है। ठीक है, तो 10 का सी आंसर सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपके लिए, भारत के किस राज्य में पानी संरक्षण के लिए नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए, अभी जो है जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि विश्व के कई शहरों में
जो भूमिगत जल है वो समाप्त हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि जो अफ्रीका का केप टाउन है वहाँ में पूर्णतः जो है भूमिगत जल जो है समाप्त हो चुका है। तो आए दिन ऐसा हो सकता है कि पानी के लिए, जल के लिए युद्ध हो। अभी भी गर्मी के समय में बड़े बड़े महानगरों में जल की जो है त्रासदी देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, नगर निगम के द्वारा टैंकर के माध्यम से जल जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा टेलीविज़न वगैरह में भी देखे होंगे, न्यूज में भी देखे होंगे। आप यदि रांची में रह रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में रांची में भी टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। तो जल का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, जल है तो जीवन है, पहले से हम लोग को बताया जा रहा है। तो जल के संरक्षण के लिए नीरू मीरू जल और आप, नीरू मीरू योजना का नाम है। ठीक है, नीरू और मीरू योजना का नाम है, जिसको बोलते हैं जल और आप कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जल के संरक्षण के लिए जल और आप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है कि हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है। हरियाली कार्यक्रम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, हरियाली कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, जिसमें पेड़ वगैरह लगाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जल छज्जा क्षेत्र का विकास करना है, इसमें वाटर मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है कि ये जो चिकित्सा भूगोल है वो मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक भूगोल। ठीक है, आप यदि भूगोल की शाखा की बात करें तो भूगोल की मुख्यतः दो शाखा, एक को बोलते हैं भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी कई सारा भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, ये सभी शामिल होता है। बाकी मानव भूगोल के अंतर्गत नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये सभी शामिल होता है। तो चिकित्सा भूगोल किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है? आपको बताना है कि आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेनडियर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रेनडियर। आर्कटिक और जो उप ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें रेनडियर पाला जाता है। बाकी ऊंट तो रेगिस्तान में पाला जाता है, ये आप जानते हैं। भेड़ भी जानते हैं कि ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, फुट हिल्स वाले क्षेत्र में पाला जाता है। याक जो है ठंडे प्रदेश में पाला जाता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है? तो रेनडियर उसका नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कॉलर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? ये देखिए आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। भूगोल में आर्थिक क्रियाकलाप का, आर्थिक भूगोल से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप का वर्गीकरण किया गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, इसी में रेड कॉलर, व्हाइट कॉलर, गोल्डन कॉलर और स्वर्ण कॉलर की बात की जाती है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कॉलर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास अध्यापक, वित्त परामर्शदाता, बैंक कर्मचारी और डॉक्टर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वित्त परामर्शदाता, वित्त परामर्शदाता। ठीक है, ये सभी सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ये भी सेवा सेक्टर, ये भी सेवा, ये भी सेवा। ठीक है, हम लोग को सेवा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंक कर्मचारी, अध्यापक ये जो है वाइट कॉलर के अंतर्गत, डॉक्टर जो है वाइट कॉलर के अंतर्गत आते हैं, ये सभी भी वाइट कॉलर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है स्वर्ण कॉलर व्यवसाय से कौन जुड़ा हुआ है, तो वित्त परामर्शदाता सही ऑप्शन यही है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटरबरी मैदान, बेल्ट प्रदेश, स्टेपीज एवं प्रेरीज आदि किस प्रकार की कृषि से जुड़े हैं। चलिए बताना है आपको कि कैंटरबरी मैदान, वेल्ड, स्टेपीज और प्रेरीज आदि किस प्रकार की कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, देखिए ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित घास के मैदान है। ठीक है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में इसको बोला जाता है। ठीक है, वेल्ड जो है अफ्रीका में बोला जाता है, प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में, ये याद रखिएगा। तो ये सभी क्षेत्र जो है अनाज कृषि के लिए जाना जाता है। बाकी रोपण कृषि आप लोग जानते हैं, मिश्रित कृषि भी जानते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि भी आप लोग जानते हैं। रोपण कृषि जिसको बागाती कृषि भी कहा जाता है, जिसमें कि चाय और कॉफ़ी आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, ठीक है, गन्ना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को रोपण कृषि अलग से पढ़ना है, उसका अलग एक टॉपिक ही है। तो इसका सही आंसर जो होगा विस्तृत अनाज कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। आपको बताना है कि जो स्त्री प्रवास है उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है आपका रोजगार, विवाह, शिक्षा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्त्री प्रवास का मुख्य कारण, ठीक है, स्त्री प्रवास का मुख्य कारण। अब प्रवास का कारण आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लोग रोजगार के लिए भी प्रवास करते हैं, शिक्षा के लिए भी, कहीं पे प्राकृतिक आपदा हो गया तो वहाँ से भी लोग प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें स्त्री का प्रवास जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, विवाह। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा विवाह। ठीक है, स्त्रियों का विवाह होता है तो स्त्री को अपने मायके छोड़कर ससुराल जाना होता है। ठीक है, जब विवाह होता है स्त्रियों का तो उसको मायके छोड़ करके ससुराल जाना होता है। तो ये जो है स्त्री प्रवास का मुख्य कारण माना जाता है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रोजगार के कारण स्त्री प्रवास नहीं होता है। रोजगार के कारण भी, जैसे आप लोग टीचर बन जाइएगा तो जहाँ पे आप टीचर होंगे वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपका तबादला भी हो तो दूसरा जगह भी जाना पड़ेगा, तो ये भी प्रवास का कारण है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण इसका विवाह है। शिक्षा के लिए भी प्रवास होता है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा के लिए नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी लड़कियां शहर में आती है, गांव से शहर में आती है पढ़ाई के लिए। ठीक है, जॉब के लिए भी आती। इसके अलावा कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गया, सूखा आ गया, ठीक है, या कहीं पे ज्वालामुखी आ गया, या कुछ और भी कारण है जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, तो इसके कारण भी प्रवास होता है। लेकिन मुख्य कारण विवाह है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण के किस रूप
में व्यक्त किया जाता है। आपको बताना है कि सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है और जल मार्ग का जो जाल है उसको प्रायः परिसंचरण के लिए किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन है आपका ग्रीवा, नासिका, रूप, धमनियाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धमनियाँ। किसी भी क्षेत्र में मान लिया जाए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है और जल मार्ग है, वहाँ पे धमनी के रूप में कार्य करता है। जैसे आपके शरीर में नस काम करता है, अलग अलग क्षेत्रों में रक्त को पहुँचाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो सड़क है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, यातायात का जो साधन है, वो क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्तियों और वस्तुओं को पहुँचाता है। तो जिस प्रकार से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, जो धमनी में जो है आपका जो नस है वो ब्लड को सर्कुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने पर सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए इसको धमनियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे उल्टा सवाल भी इसको बदल के पूछ दिया जाए, किसी भी क्षेत्र में विकास के कि धमनियों के रूप में किसे जाना जाता है, तो यातायात के साधन को बोल सकते हैं। या ऑप्शन में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग यदि दिया रहा तो उपयुक्त सभी भी दिया रहेगा ऑप्शन। तो हम आपको पहले भी बताएं कि कितना भी करें, आपको कुछ सवाल, कितना भी आप प्रैक्टिस करके जाएं, कुछ सवाल का आंसर आपको एग्ज़ाम हॉल में ही आपके अपने बुद्धि विवेक से बनाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, जो सत्यता के काफ़ी निकट है। और जो सत्यता के काफ़ी निकट होगा वही आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें उलट पुलट नहीं होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 18 का डी है तो जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए सिमिलर होगा। ठीक है, ये सबके लिए सिमिलर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस विद्वान की देन है। देखिए यहाँ पे मानव भूगोल की परिभाषा से सवाल पूछा गया है। देखिए हम आपको पहले भी बोले कि कुछ सवाल जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा और आपकी तैयारी कितनी है वो उस चीज़ को निकालेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हुई है। क्या कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आ जाएगा तो आप कर पाइएगा कि नहीं। अब आप कुछ लोग बोल सकते हैं इसमें सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ था। अरे भाई भूगोल तो था सिलेबस में, तो अलग से भूगोल का बोला जाएगा, भूगोल की शाखा जाने। आपका जो है सब्जेक्ट है भूगोल, तो भूगोल से सवाल तो पूछ सकता है, भूगोल के ब्रांच से तो सवाल पूछा जा सकता है, उसके कुछ विद्वान का तो नाम पूछा जा सकता है ना। भूगोल से अलग यदि सवाल पूछे तो आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था। टॉपिक से आउट भी कुछ कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं उस पर एक सुव्यवस्थित समझ, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो देखिए मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस विद्वान की देन है। चलिए इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। ऑप्शन है रेटजेल, एलन सी सैम्पल, पॉल विडाल डी ब्लास, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटजेल। सही आंसर रेटजेल। और मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल को, याद रखिएगा। इनको संस्थापक भी बोल सकते हैं मानव भूगोल का। तो इसका सही आंसर रेटजेल होगा। बाकी विडाल डी ब्लास के बारे में आपको बताया, संभववाद के जनक माने जाते हैं। एलन सी सैम्पल जो है निश्चयवाद से संबंधित हैं और ग्रिफिथ टेलर जो है नव निश्चयवाद से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता प्रकृति किसे कहा जाता है। ठीक है,
सांस्कृतिक पर्यावरण को, मानवीय पर्यावरण को, भौतिक पर्यावरण को, सामाजिक पर्यावरण को। ठीक है, आपको बताना है कि माता प्रकृति, माता पिता नहीं है, माता प्रकृति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भौतिक पर्यावरण को, भौतिक पर्यावरण को। मानव भौतिक पर्यावरण में जन्म लेता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण उसको सींचती है, उसमें वृद्धि करता है, वो व्यस्त होता है। सैंपल के द्वारा ये सभी बातें बताई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा माता प्रकृति किसको कहा जाता है? तो भौतिक पर्यावरण को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भौतिक पर्यावरण। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसका कथन है? ये भी मानव भूगोल से संबंधित परिभाषा ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर कुमारी सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्तम व्यापारिक महासागरीय व्यापारिक मार्ग है? ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत मार्ग, स्वेज नहर मार्ग। ठीक है, कौन सा विश्व का व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग माना जाता है? ठीक है, तो ये सही आंसर इसका है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर, याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी नदी भी पूछेगा कि सबसे व्यस्त नदी कौन है? सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। ठीक है, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी को माना जाता है। तो सबसे व्यस्तम महासागरीय व्यापारिक मार्ग अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक मार्ग मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी स्वेज नहर के बारे में आप लोग जानते हैं। स्वेज नहर तो भूमध्य सागर और लाल सागर